सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा स्मार्ट हैंडसम दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और मेरे पास ज़्यादातर औरतें ही आती थीं। कभी कभी वो मुझसे हंस बोलकर बातें भी कर लेती थीं। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं उनसे कोई झगड़ा भी तो नहीं कर सकता। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था, तो मैं अच्छे से बात कर लिया करता था। पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल फेंक हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे ख़ानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ़्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम मारिया था। जब हम लोग लखनऊ में फ़्लैट देखने के लिए आए, तो मेरी बीवी ने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ़्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाता है और छत के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतनी ऊपर से नीचे आने जाने को बहुत मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पर बैठे आसमान को देखे, परिंदों को देखे, तो उसके पूरे दिन की थकान उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पे नहीं चल सकती थी, और ना ही क्योंकि उसे बहुत तेज़ झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसके काफ़ी सारे जिस्मानी पार्ट्स का फ्रैक्चर हो गया था और इस बात को 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता था, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ़ करता, पैसे भी कमाता, उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेकर जाया करता था। मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत तरस वाली नज़रों से देखते थे और ये भी कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसीलिए मुझे सज़ा मिली थी। शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी से हमने इस सारे वक्त को गुजारा। और अब इस बात को 1 साल हो गया था। जब एक दिन मैं दुकान पर जाने लगा तो मेरी बीवी के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक बार बाथरूम ले गया। उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुँह हाथ धोने हैं। मैं उसके पास मोबाइल फ़ोन रख कर जाता था। अगर कोई मसला हो तो वो मुझे फ़ोन कर दे और मैं आ जाऊँगा। दुकान मेरी ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके पास रख के चला जाता, उसकी आसानी के लिए, ताकि वो उठाकर खा ले, और पानी का इंतज़ाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा दुकान पर चला जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी इस रूटीन के साथ चल रही थी। मैं उसका मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया और अब उसने मुझे कुछ इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं ज़रा गुस्से से बोला तो वो सहम सी गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ़ की और मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है, मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी माजूर थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया। इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसके इलाज भी करवा रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था और अपनी दुकान पर चला गया। फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, शायद वो इस मोहल्ले में नई आई थी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा जवान, खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम चांदनी था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम चांदनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी अशफाक कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुन के आई हूँ। सुना है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलते हो। मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि दरअसल एक शादी है ख़ानदान में और मैं शादियों में 4 घंटे बाद एक सूट बदलती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई 12-13 सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम सिल दोगे? उसने कहा कि क्या तुम इतने सूट आसानी से सिल दोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 13 सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो, मुझे एक बड़ा काम मिल गया है। वैसे भी काफ़ी समय से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और ये शादी का सीज़न भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर, मुझे क्या था, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी और नाप भी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसका नाम और ऑर्डर लिख लिया, नंबर लिख लिया।
मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था, वो अगले दिन आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया कि किस तरह के सिलने हैं, पर उसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है, उसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम ये सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 500 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा लूँ तो क्या हो जाएगा, वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख के आया हूँ, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटा तो इंसान लेट भी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी, मैं घर हमेशा टाइम पे ही जाता था, लेकिन मैंने उसका सूट सिल दिया। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी ज़मीन पर गिरी हुई थी, पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा वो कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ़ किया, उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। मैंने उसमें पट्टी बांधी, मैंने उसे तरस भरी नज़रों से देखा। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन की शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फ़ोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत ज़रूरी काम था। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। मैंने उसे झूठ बोल दिया। अगर मैं उसे ये कहता कि एक जवान जहान लड़की का सूट सिलने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो वो ज़रूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या हुआ। मैं इसलिए डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया था, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ दूंगी। वो जब भी मेरी दुकान में आती तो मुझे अजीब और गरीब तरह की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो बस नाम का गले में डाला होता था, और दुपट्टा भी उसका बहुत ही हल्का सा होता था। सारे मार्केट वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दर्जी बैठता था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पे बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नई आई है। उसने कहा कि हाँ, नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा इस औरत को तलाक हुई है। वो पोस्टमैन है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, उसकी भांजी है ये। मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा नहीं लगती, और तुम कह रहे हो कि इसको तलाक हुई है। उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आकर इसको तलाक दे दी। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा कि कहाँ मैं हैंडसम रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी वैसी ही है। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन मैंने अब परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त दी है, मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये मजबूर है, बीमार है, फिर भी मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये ज़रूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी इश्कबाजी चल रही थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वो इसका कज़िन था, लेकिन मेरे लिए इसने उसको छोड़ दिया था, तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती। मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्याल आने लगे। आजकल मैं चांदनी के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज़ मुझसे कोई ना कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने कोई भी पैसे नहीं दिए थे, और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई है। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती। भला बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है, क्या सारी ज़िंदगी अकेले गुजारोगी। उसने कहा कि नहीं, किसी न किसी को तो हमसफ़र बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो। उसने कहा कि शक्ल सूरत का अच्छा हो, कद काठ का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं उन डोरों के जाल में फंसता ही गया।
ये भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध कर रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं मारिया से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक्त में बड़ा कमज़ोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि ज़माने वाले मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है, लेकिन कमज़ोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी के से फ़ौरन ही टूट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पे गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी। मैं उसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि बाप के ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी 2 सीढ़ियों से गिरकर ही इस हाल तक पहुंच गई हैं। मैंने कहा कि उसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे वो एक दिन ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 18 साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद? मैंने कहा कि क्या उसके बाद वो ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, वो उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं ये सुनकर और ज़्यादा मायूस हो गया। क्या मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजार दूंगा? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे चांदनी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा भी था कि वो बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे कहने लगी, उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना तो शक्ल है और ना ही उम्र है ये सब करने की। क्या तुम सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की खिदमत ही करते रहोगे, उसकी गंदगी ही साफ़ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊँगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभाल लूँगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं छोड़ सकते? अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है, और ये बीमारी भी ऐसी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब उसको भी छुटकारे की ज़रूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पे ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बैठाया हुआ था मैंने उसको। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नज़र आएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती दोपहर थी। वो मुझसे कहने लगी कि नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज़ धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें जो छत पसंद थी? तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमतें कर करके तंग आ गया। तुम क्या चाहती हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम करता रहूँ, तुम्हारा गुलाम बना रहूँ, तुम्हारा नौकर बन जाऊँ? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मिल सकती हैं मुझे। तो फिर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ख़राब करूं? मुझे माफ़ कर देना, इतना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाती तो शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पे पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हीलचेयर को लॉक कर दिया। अब वो व्हीलचेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था। वो अपनी दबी दबी सी आवाज़ में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलटकर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पैर इतनी बुरी तरह फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ अपना एक हाथ महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला कर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इसी तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा था, किसी की मदद के इंतज़ार में। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। तभी मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया, जिसको विल पावर कहते हैं, और वो अपने कदमों पे खड़ी हो गई। वो खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ी के नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो वो फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ उल्टा हो गया था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पर आ गई थी और मैं उसकी हालत पर चला गया था। उसने मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। पर वो मुझे माफ़ करती भी क्यों? मैं उसकी जान लेने वाला था।
वो वहाँ से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, मारिया मारिया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो वहाँ से ऐसी गई कि जैसे पलटकर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद मारिया ने ही उनको फ़ोन किया था। वो मेरी जैसी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहाँ छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और एक हाथ भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था। मारिया ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफ़ी मांगता रहता था, पर वो बोलती नहीं थी और वो एक दिन रात मेरा ख्याल करती रहती। वो फिर से नौकरी भी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक पल में हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात उससे माफ़ी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं तो उसकी जान लेना चाहता था। आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीवी मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हमसफ़र का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि वही आपके साथ हर हाल में खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।